हेलो फ्रेंड्स हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना। और मैंने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं तो आपको भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है आप उसे समझें। जो पॉलिटिकल विश्लेषक जो होते हैं यानी कि राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, अगर आप उनकी भाषा में देखें तो ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं किसी भी तरीका से तो आपको उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी प्रीएम्बल है, उसको आपको शब्द से समझना होगा, तब जाकर के आप समझ सकते हैं। लेकिन इसे प्रारंभ करने से पहले हम जो देखना चाहते हैं कि एक बात आती है कि नम्य संविधान और अनम्य संविधान, यानी कि एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और एक अनफ्लेक्सिबल या फिर हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये जांचने के लिए विश्व के अंदर एक विमर्श है, और वो ये है कि हम नम्य संविधान कहते हैं यूके के संविधान को और अनम्य संविधान हम कहते हैं यूएसए के संविधान को। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है आप उसे देखें। तो नम्य संविधान का मतलब यह है कि जहां साधारण कानून और संवैधानिक संशोधन दोनों की एक ही विधि है, यानी कि दोनों को करने की एक ही विधि है। या तो आप साधारण कानून बनाएं तो भी उसी विधि से आप जा सकते हैं, और अगर आप संवैधानिक संशोधन आप करते हैं तब भी आप उसी विधि से जा सकते हैं। जबकि जबकि जो अनम्य संविधान होते हैं उनमें इस तरीका के प्रावधान होते हैं कि जो सामान्य कानून है वो सामान्य बहुमत, अगर हम सामान्य बहुमत कहते हैं तो यानी कि 1/2 यानी कि 50%, ठीक है, 50% + 1 ऐसे भी कहते हैं। और अगर हम संवैधानिक संशोधन की यानी विशेष बहुमत की हम बात करते हैं तो 2/3 बहुमत की हम यहां बात करते हैं, ठीक है, 2/3 बहुमत की हम बात करते हैं। अगर इस तरीका का कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरीका का प्रावधान है कि सामान्य कानून के लिए सामान्य और अगर असामान्य कानून के लिए असामान्य, लेकिन भारत के जो संविधान है उसके अंदर इन दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं कि भारत का जो संविधान है वो नम्य के साथ साथ अनम्य है। यानी कि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान यहां पर रखा हुआ आपको मिलेगा, यानी कि नम्य और अनम्य दोनों के बीच में आपको भारत का संविधान रखा हुआ मिलेगा। यानी कि भारत का संविधान नम्य के साथ साथ अनम्य है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर सामान्य कानून के लिए सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें आपको साधारण बहुमत के द्वारा पारित करना होता है, लेकिन वहीं अगर आप संविधान संशोधन करते हैं तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है जो आर्टिकल 368 यानी कि 368 के तहत होता है, ठीक है। तो मैं बस इतना आपको बता रहा था कि ये नम्य और अनम्य क्या है, क्योंकि बीच में शब्द आ सकता है कि अनम्य, या फिर हो सकता है कि प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाए कि नम्य संविधान क्या होता है, और उसमें आपको 3-4 उसमें आप स्टेटमेंट आपको दे दे। साधारण बहुमत के लिए साधारण कानून साधारण बहुमत से, संवैधानिक संशोधन विशेष बहुमत से, कुछ ऐसे संशोधन जहां पर विशेष के साथ साथ साधारण हो। इस तरीका से आपको 3-4 स्टेटमेंट बना करके देगा और आप फंस जाएंगे। इसीलिए इसी तरीका से आपको अनम्य संविधान के अंदर दे सकता है। तो आपको मैं बताना चाहता था कि आपके लिए ये क्लियर होना चाहिए नम्य और अनम्य क्या है, यानी कि फ्लेक्सिबल और हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने प्रीएम्बल पर, ठीक है, इसके साथ ही हम आ जाते हैं प्रीएम्बल पर। यहां से अब आते हैं हम प्रस्तावना, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि भारत की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है। आप मेरे साथ इसे रिपीट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं और आप इसे मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। हम कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में इसे बोलेंगे, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, एक एक शब्द पर ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं कराऊंगा अभी सारा कुछ, लेकिन अभी आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है, सुन लेना है एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी स्वंत 2006 विक्रमी, ये हिंदी की सन है, ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और मैंने बताया था अंगीकृत मतलब आज से अपना जो संविधान है वो अपने अंग संग है, यानी कि अपना जैसे अंग होते हैं ना हमारे शरीर के, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी आंख, वो हमारे एक शरीर का अंग बन जाते हैं। तो इस तरीका से हम संविधान को लेकर के चलेंगे कि हम कुछ ऐसा कार्य ना करें कि जो संविधान के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो संविधान के अगेंस्ट जाता हो। आत्मर्पित कर लेते हैं, अपनी आत्मा में बसा लेते हैं, रचा बसा लेते हैं और अधिनियमित करते हैं, ठीक है, लागू करते हैं। एक बार इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political। तीन तरीका का जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ द, देखो लिबर्टी, बात ध्यान रखना, फ्रीडम नहीं है यहां पर, जो स्वतंत्रता दी गई है। हो सकता है कल को आपको प्रेस लिस्ट में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता का यहां मतलब फ्रीडम तो नहीं है क्या, या जो स्वतंत्रता शब्द दे सकता है, वो जो स्वतंत्रता शब्द भारतीय प्रियम्बल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया गया है, वहां स्वतंत्रता का मतलब क्या है, ठीक है, फ्रीडम विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम विद रेस्ट्रिक्शंस, लिबर्टी, या फिर नन ऑफ द एबोव या ऑल ऑफ द एबोव, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यहां पर फ्रीडम ना होकर यहां पर क्या है, लिबर्टी है, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी कौन सी, ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू इट प्रमोट अमोंग द ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा जैसे हम बंधुता बोलते हैं, फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। याद रखना इसको। in our constituent assembly this 26th day of the November 1949 to hereby adopted, enact and give to ourselves the constitution। ओके, आपने इसमें देखा वो अपने आप को आत्मर्पित कर रहे हैं, ठीक है, अंगीकृत कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिनियमित कर रहे हैं। तो ये हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रियम्बल है हमने उसे एक बार पढ़ के देखा, ठीक है। अब यहां पर कुछ बात आती है कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी कौन है। जो प्रस्तावना है उसको हम अगर पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम एक विस्तार से चलेंगे इसे लेकर के, और इसके बाद में आपको कहीं से भी किसी भी तरीका से पॉलिटी समझने में, पॉलिटी की कोई पेड क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मन है कि अगर मानता नहीं, क्योंकि मन जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत है, तो मन जो है, मन के चलाए अगर चलोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए मन को पहले कंट्रोल करना है, ठीक है। और मैं आपको आश्वस्त किए देता हूं कि आपको इसे पढ़ने के बाद, मुझसे पॉलिटी पढ़ने के बाद कहीं से भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जांचने का तरीका है टेस्ट सीरीज। जब आप इसे पढ़ करके टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपकी सोच का जो स्तर है बहुत ऊंचा हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ करके चल रहे हैं, कोई भी एक किताब लेकर के आप पढ़ लें, फिर आपको पॉलिटी कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसे पढ़ने के बाद आपके मन में 3-4 प्रश्न उठने चाहिए। 3-4 कौन से प्रश्न है? सबसे पहला जो प्रश्न है, आपको आपके मन में आना चाहिए कि भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन है। भारत में सर्वोच्च कौन है, पहला। दूसरा,
शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है? क्या है? तीसरा प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, राज्य का उद्देश्य क्या है? और एक प्रश्न आपको आ सकता है मन में, डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या है इसकी? लागू होने की तिथि क्या है? ठीक है, ये मन में आ सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन है। ये प्रश्न आया है ऐसे प्रीलिम्स में, लेकिन इसे पढ़ने के बाद में आपके मन में आना चाहिए, क्या आएगा आपके मन में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कौन? हम भारत के लोग। सर्वोच्च शक्ति अगर संविधान की प्रस्तावना में आप देखोगे तो वहां पर कौन है? हम भारत के लोग। आगे हम देखते हैं शासन की प्रणाली का स्वरूप क्या होगा, ये बात आपके मन में आनी चाहिए। और वहां पे आपको लिखा हुआ है क्या है हम, क्या है, देखो उसमें लिखा हुआ है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है? भारत एक संपूर्ण, संपूर्ण वर्ड पे याद देना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आज है। और मैंने प्रश्न भी पूछा था आपसे कि एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो वहां पर भारत का जो स्टेटस क्या था, याद आ गया आपको? उसका आंसर आपने किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे हम देखेंगे राज्य का उद्देश्य क्या है, और ये हम प्रश्न, बड़े प्रश्न, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, भारत का जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या है, और डेट ऑफ एनेक्टमेंट ये आपको लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्या क्या वर्ड आए हैं वो याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ठीक है, आत्मर्पित, ये तीन शब्द आए हैं। शासन का स्वरूप क्या है? शासन का स्वरूप क्या है बताइए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है? लिखेंगे इसे, संपूर्ण संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, याद रहेगा ये शासन का स्वरूप हो गया। अब हम देखेंगे कुछ शब्दावली जो आपको इसके अंदर आए हैं, हम वो सारी शब्दावली देखेंगे, उनका मतलब क्या है और वो किस तरीका से भारत देश पर लागू होते हैं। ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। और पहला जो शब्द है वो है सोवरेन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द है, आप डालेंगे इसे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इसके लिए एक शब्द आता है सॉवरेनिटी या सोवरेन। सोवरेन, ठीक है, सोवरेन वर्ड, इसका मतलब क्या है? सोवरेन का आप मतलब क्या समझते हैं इससे? सोवरेन का मतलब होता है जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अब सोवरेन व्यक्तिगत व्यक्तिगत भी होते हैं, आपकी अपनी सोवरेनिटी है, आपके मित्र की अलग सोवरेनिटी है। ठीक है, तो उन दोनों की सोवरेनिटी के अंदर क्या है कि आप उसके जो कुछ पर्सनल मैटर होते हैं आप उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप?
आपका जो जो उसके आंतरिक मसले हैं, उसके पारिवारिक जो मसले हैं या उसकी अपनी जिंदगी के मसले हैं, उनमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका मित्र कहीं बाहर कुछ गलत कर रहा है या फिर वो किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है, तब आप उसे टोक सकते हैं। आप टोक सकते हैं उसे, हाँ, तो आप टोक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने निजी संबंधों में या अपने निजी क्षेत्र में ठीक है, या अपने ही जहां तक हमारी अपनी सीमा है वहां तक अगर हम कार्य कर रहे हैं तो किसी को भी उसमें बोलने का या हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी तरीका से अगर हम किसी राष्ट्र पर लगा करके उसे देखते हैं, अगर हम राष्ट्रों की बात करते हैं तो ये बात राष्ट्रों पर भी लागू होती है कि कोई भी राष्ट्र अगर अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी राष्ट्र, आप इसे लिख लेंगे, लिखेंगे इसे, लिखना, आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, ठीक है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समझ गए। यही सॉवरेनिटी का मतलब है। अब सॉवरेनिटी का मतलब, उदाहरण के लिए आप ऐसे देखेंगे कि अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा है और अमेरिका ये चाहता था कि भारत रसिया को ये कहे या फिर अंतरराष्ट्रीय यूएन जैसी संस्थाओं में ये कहे जाकर के, जब वहां पर मीटिंग होती है, कि रसिया की गलती है, रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो रसिया से तेल ना खरीदे, तेल रसिया से ना खरीदे, लेकिन भारत ने नहीं माना। क्या ये वास्तव में आप इसे कहेंगे कि ये यूएसए की जो सॉवरेनिटी है उसका उल्लंघन है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या उसके अकॉर्डिंग ये यूएसए की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है? कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये भारत का अपना आंतरिक मसला है। उसे कौन सी वस्तु कहां से खरीदनी है, उसे किससे रिलेशन रखने हैं, किससे रिलेशन नहीं रखने हैं, तो ये आप सॉवरेनिटी नहीं कह सकते। इसे आप अमेरिका की दादागिरी कह सकते हैं कि अमेरिका ऐसा चाहता है अपने नेशनल इंटरेस्ट में कि भारत ऐसा ना करे, लेकिन भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, भारत ऐसा नहीं चाहता। समझ गए ना, कि वो रसिया से तेल ना खरीदे, या फिर वो कल, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की तो बहुत बड़ी आपस में एक रिवाइलरी है ना, अपनी एक उनकी एक दुश्मनी है। तो वो नहीं चाहता कि फिर हम जो है, जो अगर वो प्रतिबंध लगाता है तो फिर हम कहा ईरान से भी तेल ना खरीदें। समझ रहे ना। अब ये आप मान सकते हैं कि सॉवरेनिटी एक, अगर हम ऊपरी तौर से भी हम देख रहे हैं, तो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यह है सॉवरेनिटी। लेकिन एक बात याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% सॉवरेन है, क्योंकि 100% जैसी कोई बात होती नहीं है। परफेक्शन जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। परसेंटेज यानी कि जो उसकी प्रतिशतता होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। कोई 70% सोवरेन है, कोई 20% ही सोवरेन है, कोई 60% सोवरेन है, कोई 50% सोवरेन है। यह प्रतिशतता का अंतर है। अब मानो हो सकता है कि यूएस से 70% सोवरेन है अपने निर्णय लेने में, लेकिन क्या वास्तव में वो जो चाहे वो कर सकता है? कभी नहीं। इसी तरीका से जो पाकिस्तान है वो कितना 20% स्वतंत्र है, वो 20% ही सॉवरेनिटी उसके पास बची हुई है, बाकी तो जाती रही। इसी तरीका से आप इंडिया को देखेंगे तो हमें सिर्फ एक आपको समझाना चाहता हूं कि इसी तरीका से कोई ना कोई देश इस प्रकार से स्वतंत्र होते हैं, सॉवरेन होते हैं, लेकिन पूरी तरीका से 100% सॉवरेनिटी नहीं होती। तो आप सॉवरेनिटी को समझ गए। सॉवरेनिटी का मतलब है, अगर आता है सॉवरेनिटी तो आप उदाहरण देकर बता सकते हैं कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है। अगर दो देशों के बीच में है तो सॉवरेनिटी 100% एग्जिस्ट नहीं करती, सॉवरेनिटी 100% नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन अब आप यहां पे ये भी देखेंगे कि जब हम स्टेट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे यूएसए की बात किया, यहां पे मैंने पाकिस्तान की बात करा, यहां पे मैंने इंडिया की बात करा, या हम किसी भी और देश की बात करते हैं, हम नेपाल की बात करें, तो हम अगर किसी भी देश की बात करते हैं हम रेस्पेक्टिव बात करते हैं। लेकिन यहां से बात निकल कर आती है, क्या वास्तव में जैसे कि यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है, उनके जो मॉडल हैं वो फिर अलग अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में और यूएसए के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। उसी तरीका से रसिया और चाइना में क्या है, कम्युनिज्म है।
यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा वहां पे एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में वो एक अलग ही तरीका का एक धर्म तंत्र टाइप का वहां पे है। अगर आप सही में वहां पे देखते हैं तो धर्म के अनुसार कहने को वो भी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन एक तरीका से वहां पर धर्म के अनुसार चलते हैं। दूसरा, वो दूसरे स्टेट से डिक्टेट होते हैं, है ना। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना, इस तरीका के जो देश हैं उनसे वो डिक्टेट होते हैं और अपनी जो सोवरेनिटी है वो पूरी तरीका से वो हो चुके हैं, अगर आप प्रैक्टिकल वे में आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट के अंदर अलग अलग तरीका से स्टेट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक होते हैं डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेट, अब ये डोमिनियन स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? डोमिनियन स्टेट मतलब स्टेट, यहां पर मैं देखो यहां पर राज्य लिखा हुआ है, ये राज्य है, राज्य मतलब देश, ठीक है। तो जो जो डोमिनियन स्टेटस जिनको प्राप्त होता है, ऐसे जो स्टेट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो दस्तावेज में अधीन लेकिन राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता, राष्ट्रपति या राजा दूसरे देश का ही कहलाएगा। समझ रहे ना? दस्तावेज में अधीन लेकिन राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता, समझ रहे ना आप? यानी कि वो अपने आप में क्या है, पूर्ण स्वतंत्र दिखेंगे, लेकिन दस्तावेज में वो अधीन दिखेंगे। समझ रहे ना? यानी कि ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसके अधीन उन्हें बनाया गया है और उनको किसी दूसरे देश के द्वारा एक स्टेटस दिया गया है, लेकिन हमेशा जो राष्ट्रपति या राजा होगा वो वही देश बैठाएगा जिन्होंने उन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया। अब आप समझ गए। जैसे भारत को पहले एक डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। इसका मतलब क्या था कि भारत को क्या हो जाएगा, भाई जनता है यहां पर, एक स्वतंत्रता सी दे दी जाएगी, लेकिन जो राजा रानी है, समझ रहे ना, जो राष्ट्रपति है वो बैठाने वाले कौन थे? ब्रिटिश होते। अब आप समझ गए। तो ये है, आप इसका लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि ये काम आएगा आपको। मैं जब ये सारी अभी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा ना, वहां पर ये सारा कि सोवरेनिटी क्या है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी क्या है, लिबर्टी क्या है, ये सारी चीज समझने में ये बड़ा मदद करने वाला है, ठीक है। दूसरा है स्वायत्तता, ठीक है। स्वायत्तता इसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। स्वायत्तता क्या है ये तो आप जानते हैं, यानी कि कुछ मामलों में अपना स्वयं पर फैसला लेने का अधिकार, ठीक है। यानी कि तो स्वायत्तता का मतलब यहां पे क्या हो गया, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि यूएसए के अंदर 50 स्टेट हैं, उनका जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, जो उनका विदेशी और मिलिट्री मिलिट्री और फाइनेंस, यानी कि ये तो देखेगा कौन? जो सेंटर में बैठा है यानी यूनियन, और बाकी जो स्टेट है वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र। इसी तरीके से भारत में भी देखते होंगे तो राज्यों को क्या है, ऑटोनॉमी है, हर बात पर वो सेंटर पर निर्भर नहीं है हर बात के लिए। यानी कि कुछ कार्य वो स्वयं भी कर सकते हैं, कुछ निर्णय वो स्वयं भी ले सकते हैं, बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कुछ निर्णयों के लिए वो किस पर निर्भर है? सेंटर पर निर्भर, हर बात के लिए नहीं। तो अगर इस तरीका की स्थिति है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमस स्टेट भी होते हैं, ठीक है, जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया अमेरिका के अंदर। तीसरा साम्राज्य, इसे हम बोलते हैं एम्पायर, ठीक है। एम्पायर क्या होते हैं ये तो आप जानते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य, इस तरीका से, यानी कि पराधीन बनाए गए देश के ऊपर अपनी प्रभुत्वता स्थापित कर दी जाती है। उदाहरण के लिए चाइना ने जिस तरीका से तिब्बत पे की हुई है, समझ गए ना। तो जो चाइना है वो तिब्बत के ऊपर क्या है, जिस तरीका से उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया हुआ है, इस तरीका से। या फिर आप पुराने समय में जाकर के देखते हैं तो जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, उसने अनेक देशों को अपने कॉलोनी बनाया हुआ था, तो उसे भी आप साम्राज्य कह सकते हैं, यानी कि पराधीन बनाए गए राज्य देश पर अपनी संप्रभुता स्थापित कर ली। तो संप्रभुता आप समझ रहे हैं ना, सॉवरेनिटी, यानी कि बाहर से आए और इस देश में आए और इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित की, और इसकी जो सॉवरेनिटी है। अब एक चीज याद रखना कि जब भी कोई भी देश किसी अन्य देश का गुलाम बनता है तो उसे ऐसा नहीं कि कोई कुछ नया हो जाएगा, नहीं, सॉवरेनिटी पास हो जाएगी। जैसा कि भारत को आजाद किया गया था 1947 में, उस टाइम पे क्या पास किया गया? सॉवरेनिटी, ना, जो स्वायत्तता, यानी कि जो सॉवरेनिटी थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द आया ना सबसे शुरू में, ये इसीलिए क्योंकि सॉवरेनिटी तुम्हें दी गई है, अब आप अपने निर्णय लेने में
स्वतंत्र है। तो इसी तरीका से साम्राज्य हो गए। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप लिख लें, मैं आपको बोल रहा हूं, ये बाद में नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। पराधीन बनाए गए देश के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उपनिवेश। उपनिवेश इसका मतलब होता है कॉलोनी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, कोई भी शक्तिशाली देश जाकर के अन्य किसी देश के लोगों को क्या कर लेते हैं, उनकी प्रभुसत्ता को कब्जा लेते हैं। और अगर उनकी प्रभुसत्ता को कब्जा लेते हैं, यानी कि आपकी प्रभुसत्ता दूसरे के अधीन हो जाना, आप उनके क्या बन जाएंगे, उपनिवेश बन जाएंगे। अगर आपके देश की प्रभुसत्ता दूसरे कब्जा लेते हैं या अपनी प्रभुसत्ता वो आप पर स्थापित कर लेते हैं, तो आप उनके उपनिवेश बन जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो आप लिखना चाहें तो लिख लें, लिखना है शक्तिशाली देश के लोग जाकर, शक्तिशाली देश के लोग जाकर दूसरे देश में बस जाते हैं और वहां अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेते हैं, और वहां अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लेते हैं और उनके आर्थिक साधनों का दोहन करते हैं, ठीक है। और एक शब्द और है, ये भी आप लिख लें, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, और इसका मैं बार बार उल्लेख करता रहा हूं अपने लेक्चर्स में कि उपनिवेशवाद का एक नया स्वरूप जो है वो सामने उभर करके आया। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पर, इसमें नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में भी मैं ये बात बोलता रहा हूं कि नया उपनिवेशवाद आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, राजनीतिक आधिपत्य किए बिना, राजनीतिक आधिपत्य किए बिना आर्थिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपना आश्रित बना लेना और शोषण करना। आप देखेंगे गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे आज एक नया उपनिवेशवाद सामने आया है। अगर हम सिर्फ इस तरीका से देखें, अगर हम एग्रीकल्चर की साइड देखें तो मॉन्सेंटो जैसी कंपनी है या ऐसी और बहुत सारी कंपनी है जो हाइब्रिड बीज लेकर के आ रही है, और आपकी जो मौलिकता है, जो आपके मौलिक बीज हैं जिसे आप उगाते हैं फिर अगली बार भी उसी से फिर नई फसल उगा लेते हैं, उसको समाप्त करना। और जो आपके पास बीज है वो जब समाप्त हो जाएंगे तब फिर क्या करना, आपसे आपके ऊपर पूरी तरीका से स्थापित हो जाना और आपकी जो पॉलिटिकल विल है उसको भी अपने अधीन कर लेना। समझ गए? क्योंकि हम तो तब देंगे जब आप हमारी ये बात मान लोगे। इसी तरीका से चलता है, ये कोई रफ लैंग्वेज नहीं है लेकिन चलता ही इसी तरीका से, ठीक है। तो नव उपनिवेशवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक आधिपत्य के बिना, आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। जब मैं अभी यूएसए का एग्जांपल हम दे रहे हैं या किसी का भी एग्जांपल हम दे रहे हैं तो हम ऐसा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो नव उपनिवेशवाद है वो अपनी शर्तों पर इसी तरीका से लाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जो पूर्णतः क्या हो, अपनी सॉवरेनिटी है वो 100% यूज करता हो। कोई भी विश्व का ऐसा देश नहीं है जो 100% अपनी सॉवरेनिटी यूज करता हो। और सॉवरेनिटी का मतलब है कि जो भी हो वो कर सके अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में। तो आप आंतरिक मामलों में भी हो सकते हो कि पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए, यूएसए जैसा देश में भी हो जाए, लेकिन वहां भी नहीं होता। और बाह्य मामलों में तो नहीं हो सकते क्योंकि दूसरा देश वहां पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा आपसे टकराने के लिए, ठीक है। और यूएसए के इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद, भारत का जो समाजवाद है वो क्या है, अगर आप इसमें इस तरीका से बना सकते हैं इसे, भारतीय समाजवाद, ठीक है। तो कैसा है ये भारतीय समाजवाद, हमारे यहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक मॉडल की तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था, और ये जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट करके देखते हैं।
एक तो पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है राष्ट्रीय। ठीक है, तो हमारा जो समाजवाद है, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ ही हमने जो इकोनॉमी डेवलप की है वो मिश्रित इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का जो रास्ता है हमने वो निकाला। क्योंकि जो समाजवाद है वो कहता है कि ताकत से हमें क्या करना है, यानी कि गोली से। अगर आप बात करें लेनिन की और मार्क्स की, तो वो कहते हैं कि हम ताकत से, शक्ति के द्वारा ही समानता लेकर के आएंगे। पूंजीवाद समानता की बात नहीं करता है। पूंजीवाद कहता है कि जो आपके अंदर शक्ति है, जो आपके अंदर शक्ति का मतलब है इंटेलेक्चुअल, जो आपके पास है, जितना कार्य आप कर सकते हैं उसका जो भी मेहनताना बनता है वो आपके पास जाएगा। जितना आप कमाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आगे आप बढ़ जाएंगे। जबकि समाजवाद कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पूरे समाज को साथ लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि आप आगे निकल जाए, समाज, बाकी समाज पीछे रह जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हमने क्या किया कि पूंजीवादी में उसके जो अच्छी वैल्यूज है वो पूंजीवाद की ले लिया है। ठीक है, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन समाजवाद से ले लिया है कि नहीं, हम शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी कानून के अनुसार होगा, हम उसके अनुसार ही क्या लेकर के आएंगे, समानता लेकर के आएंगे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारे यहां पर जो समाजवाद है उसमें आपने देखा होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपने देखा होगा हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए, हमने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया। आपने देखा होगा कि भारत में प्यार से ही भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन जो चला, उसमें लैंड को डोनेट किया। कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये हम बात कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हमने पूंजीवाद को भी अडेप्ट कर लिया कि अगर आप देखेंगे कि भारत में 1990 से पहले क्या हुआ कि हमारी जो सरकार थी वो समाजवाद की ओर ज्यादा झुकी हुई थी। ठीक है, उन्हें लगता था कि जो अच्छा कर सकती है वो सरकार कर सकती है लोगों के लिए। कंपनी जो होती है या जो प्राइवेट लोग होते हैं वो अपना भला ज्यादा करेंगे, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो वहां पर सरकार क्या करती थी कि छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं उन पर सब पर सरकार का कब्जा था। ठीक है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने में एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी। तो जो हमारा जो मार्केट है उसमें डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी, क्योंकि भाई टाइम लगेगा, कंपनी ज्यादा आएंगी भी नहीं यहाँ पे। तो सारा कार्य सरकार कर रही है तो सरकारी प्रोसेस हो जाएगा। आपने रेड टेपिज्म का नाम सुना होगा कि भाई लाल फीताशाही यहाँ पर थी कि आपको कुछ भी करना है तो पहले ये दो वो दो, 70 जगह से ये बनवाओ, कुछ भी गलत ना हो जाए, इस तरीका की जो मानसिकता थी। तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी लगातार पिछड़ती चली गई। और बाद में हमने 1991 में, आप जानते होंगे, हमने क्या किया, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये हमने कर दिया। और उसके बाद में फिर हमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये बात हम सारी कर लेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जो भारतीय समाजवाद है वो कौन सा है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये याद रख लेना। ठीक है, और हमने जो इकोनॉमी अपनाई है वो मिश्रित इकोनॉमी है, दोनों के बीच की है। ठीक है, अब भारतीय समाजवाद के ऊपर आप 4-5 पॉइंट लिख लें। पहला क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। दूसरा क्या है, गांधीवाद की ओर झुकाव। है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारे समाजवाद के लिए क्या कहता है, देखेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, लिख लेना आप इसमें, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी,
लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। एक बार और बोल रहा हूं, आप लिख लें इसे। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अब आप देखेंगे कि जो भारतीय समाजवाद है, हम उसको और क्या कहते हैं? भारतीय समाजवाद को पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे। जो भारतीय समाजवाद है उसको आप विकासात्मक समाजवाद, भारतीय समाजवाद को विकासात्मक समाजवाद, और साथ ही साथ आप इसे फैबियन समाजवाद भी कहते हैं। फैबियन और वो तो मैंने आपको बता दिया, फैबियन समाजवाद, विकासात्मक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अभी और इसकी कुछ वो लिख लें आप थोड़ा, इसके एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से हैं। पांचवा, यहां पर संवैधानिक साधन, यहां पर जो समाजवाद लाएंगे वो कैसे लाएंगे वो देखेंगे। यहां पर समाजवाद संवैधानिक साधन, शांतिपूर्ण तरीके और लोकतांत्रिक तरीके से लाया जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से लाया जाता है। प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था की जाती है। छठा, ठीक है, कैसा? प्रगतिशील लिखेंगे, प्रगतिशील करारोपण की व्यवस्था की जाती है। लिखेंगे नेक्स्ट, सातवां, यह पूंजीवाद, यहां पूंजीवाद को स्वीकारा जाता है और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। यहां पूंजीवाद को स्वीकारा जाता है लेकिन आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण भी किया जाता है। किया जाता है। तो आठवां, आप जानते होंगे गांधी जी कहते थे कि हम हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि दिल को जीतो, सामने वाले के आगे लेट जाओ और पिटते रहो, और जब उसका पीटते पीटते मन भर जाएगा तो वो आप पर क्या है, कहेगा कि अरे यार अब तो उसका दिल बदल गया है ना। हाँ, हृदय परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन संभव है ना। वो हम हमारा जो यहाँ पर क्या है, विचारों में, विचारों से कह सकते हैं, विचारों से परिवर्तन संभव। समझ गए? यानी कि हृदय परिवर्तन की बात हम करते हैं, यानी कि गरीबी को देख करके अमीरों का जो दिल है वो पसीज सकता है। ठीक है, और इसे हम शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद की बात भी हम इसमें करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद। ठीक है, तो ये तो हो गया भारतीय समाजवाद, लेकिन एक समाजवाद का स्वरूप और भी है, आप उसे भी लिख लेंगे, दूसरा पॉइंट डाल लेंगे। उसे बोलते हैं हम साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद, या हम इसे मार्क्सवादी भी कह सकते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा भी इसे दी जाती है। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं, यहां पर समानता जो है खूनी क्रांति के द्वारा आएगी। समानता कैसे आएगी, यहां का पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख लेंगे। समानता खूनी क्रांति के द्वारा। दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक है, इसके प्रणेता भी और लिख लेंगे,
कार्ल मार्क्स। तीसरा तीसरा एक और समाजवाद है जिसे हम क्या क्या कहते हैं, बाजारवादी समाजवाद। ठीक है, और ये कहां से शुरू होता है, आप जानते हैं। इसको शुरू करते हैं चीन के चीन के एक नेता थे डेंग जाओपिंग। डेंग जाओपिंग इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे 1979 में, यानी कि 1979 में माओसे के पश्चात अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए। माओसे के पश्चात अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए और चीन ने बाजारवाद के साथ समाजवाद को अपनाया। चीन ने बाजारवाद के साथ समाजवाद को अपनाया। अब जानते हैं डेंग जाओपिंग का एक कोट है, वो कहते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि बिल्ली कैसी है, बल्कि ये मायने रखता है कि वो बिल्ली शिकार करती है या नहीं करती। उन्होंने ये समाजवाद को लेकर के कहा था कि समाजवाद कैसा है और लोगों को कितना बाहर निकाल सकता है, कुछ उसके इस तरीका के मायने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो डेंग जाओपिंग ने इस बाजारवाद की शुरुआत की थी और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है मैं वो आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, एक और लिख लेंगे इसका तीसरा पॉइंट, थर्ड, आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास यहां वितरण करना इसका लक्ष्य है, जो मैंने अभी आपको बताया। और चौथा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, वितरण जो है वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, यानी कि लोगों को जैसी जरूरत है वैसे उनको दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को 1 लीटर दूध की आवश्यकता है तो 1 लीटर दिया जाएगा, और किसी को 2 लीटर दूध की आवश्यकता है तो 2 लीटर दिया जाएगा। ये नहीं कि सबको समान बांट दिया जाए, ठीक है ना, हाँ ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा जिसकी आवश्यकता वो है। तो बाजारवादी समाजवाद। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एक तो जो जैसे विचार इसमें आएंगे, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द मैं कराने वाला हूं। तो ये हम पार्ट में है इसमें। तो ये जो भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना शब्दावली भाग 1 है। फ्रेंड्स, आपको ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, उसे डालने में, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपके लिए ये सारा कार्य कर रहा हूं, तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि यार आप इसे शेयर करें, हिंदी मीडियम के बच्चों तक इसे पहुंचाए। बेहतरीन कंटेंट, और मैं इसमें और इंप्रूवमेंट करके इसे बहुत बेहतरीन बनाने वाला हूं। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में किसी भी हिंदी मीडियम के छात्रों कहीं से भी पैसा खर्च करके जीएस के लिए, तो कम से कम जो सामान्य अध्ययन है जीएस के चारों पेपर के लिए 1 to 4, यानी कि 1 से लेकर के 4 के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे साथ लगे रहें, आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाले हैं। इसे शेयर करें, मुझे भी मोटिवेशन मिले। 100 से ज्यादा लेक्चर मैं इस पर ले आया हूं और 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। तो ये आपको, और अभी भी हमारा कितना है, 1000 तक भी नहीं पहुंचा। आप सोचें, इसे मैंने इतना मेहनत किया, आपने मेरे लिए कितना मेहनत किया। फ्रेंड्स, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।